हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सारिका आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल CGPSC 24 आवर्स में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरे वीडियो को लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी के स्नेह के लिए। आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। हिंदी भाषा में आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक 1 से लेकर 6 तक। तो आइए देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह टॉपिक आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि मैं जो बताऊं उसको आप नोट डाउन कर सकें और अपनी जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। इसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है दोस्तों। यह किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो यह भारोपीय परिवार के अंतर्गत आता है। इसका इतिहास थोड़ा सा आप जान लीजिए। भारोपीय भाषा परिवार यूरोशिया खंड का सबसे प्रमुख परिवार रहा है। इस परिवार में मुख्यतः भारत और यूरोप की भाषाएं सम्मिलित थी। अतः इसको अंग्रेजी में आप समझ सकते हैं इंडो यूरोपियन नाम दिया गया था, जिसका ही हिंदी अनुवाद भारोपीय है। इसलिए हिंदी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आता है। इसका स्वरूप है वियोगात्मक और विश्लिष्ट। अब देखिए उपभाषा। उपभाषा क्या है? उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा बड़ा होता है, इसलिए इसे उपभाषा के अंतर्गत रखा गया है। इसमें साहित्य रचना की जाती है उपभाषा में। और उपभाषा कितने प्रकार है इसके? तो इसके 5 प्रकार हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आप देख सकते हैं अवधी आता है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आइए अब देखते हैं बोलियां। बोली क्या है? बोली छोटे क्षेत्र के स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, जिसे बोली कहा जाता है। बोली कितने हैं? तो 18 बोली है दोस्तों, जिसमें अवधी आता है, ब्रज आता है और कन्नौजी और बहुत सारी बोलियां हैं। देखिए अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है? किसी भाषा का विकृत रूप अपभ्रंश कहलाता है। यह भारतीय आर्य भाषा का अंतिम अवस्था भी है। अपभ्रंश को आप समझ सकते हैं एक उदाहरण के तौर पे, जैसे संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत। ये अपभ्रंश का क्रम है। अब देखिए हिंदी भाषा से संबंधित तथ्य में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है 14 सितंबर 1949 को। ये क्वेश्चन आपको व्यापम के क्वेश्चंस देखने में मिलेगा। अब आइए यह किस अनुच्छेद में है? तो यह 343 अनुच्छेद के तहत है, जिसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बताई गई है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब आइए वर्णमाला में। इसमें देखेंगे परिभाषा और वर्ण के भेद। देखिए वर्ण ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण उस मूल ध्वनि को ही कहते हैं। जो ध्वनि निकलेगी उसी को ही हम वर्ण कहेंगे, जिसके कोई भी खंड अथवा टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं राम और गया। इसमें 4 मूल ध्वनियां हैं। इसके खंड नहीं किया जा सकता। जैसे देख लीजिए र, आ प्लस म प्लस अ, तो ये सब को मिलाकर क्या बनेगा? राम। इन्हीं मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। चूंकि यह एक एक वर्ण निकल करके बना है, इसलिए हम इसको वर्ण कहेंगे। ये सारे मिलाकर के मूल ध्वनि बन जाता है, वर्ण कहलाता है। अब देखिए वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा समझ लीजिए।
वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला कितने हैं? 52। स्वर कितने हैं? तो 11 है। व्यंजन कितने हैं? तो 33 है। और संयुक्त व्यंजन 4 है। उपक्षिप्त व्यंजन 2 है, ड और ढ। अब देखिए ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर या इसी को ही लघु स्वर कहते हैं, जो 4 होती है, अ, ई, उ और ऋषि। दीर्घ स्वर इसमें है 3। दीर्घ स्वर है आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। अब देखिए संयुक्त स्वर, ये भी है 4, ए, ऐ, ओ, औ। नोट पॉइंट में देख सकते हैं स्वर 11, 33 व्यंजन, टोटल करेंगे तो 44 हो गया। व्यंजन 8 जो भी है वह वर्ण है, इसे हम व्यंजन मूल व्यंजन नहीं कहते, जो आप समझ सकते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 है, उपक्षिप्त व्यंजन 2 है, अनुस्वर 1 है, विसर्ग 1 है। तो इन सारे को अगर हम जोड़ते हैं तो ये पूरा हो जाएगा 52 वर्णमाला। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? 33। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द को ही हम व्यंजन कहते हैं। अब देखिए व्यंजन के 3 भाग हैं, जिसमें पहला भाग है 33 वर्गीय व्यंजन, इसको कहते हैं, या फिर इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो 33 वर्गीय कैसे कहेंगे? ये हो गया 25, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। तो इसके 3 भाग बताया गया था, जिसके अंतर्गत एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। इन सब को मिला देंगे तब वो हो जाएगा 33, 25 और ये 4 और ये 4। तो इसके अंतर्गत क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ अंग, और यही अंग जो है पंचमाक्षर कहलाता है। देखिए पंचमाक्षर की गिनती ऊपर से नीचे की ओर होती है। दोस्तों इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कता मुद ओ, अर्थात क से कंठ्य, त से तालव्य, मु से मूर्धन्य, द से दंत्य, ओ से ओष्ठ्य। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को ही अर्धस्वर कहते हैं, जो कि 4 है, य, र, ल और व। ल को दोस्तों व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। यह एक पार्श्व व्यंजन कहलाता है और य और व अर्धस्वर की श्रेणी में आता है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन उसे कहेंगे जिसमें मुख से गर्म हवा निकले, जैसे श, श, स, ह। ये हो गया। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? पहले भी देख चुके, छ, त्र और ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। उपक्षिप्त व्यंजन, इसी को ही द्विगुण व्यंजन या प्लुत वर्ण कहते हैं। ये कितने हैं? 2। इसे ही गौड़ व्यंजन कहा जाता है। अब आते हैं अनुस्वर। अनुस्वर ये अंग की मात्रा जिसमें लगाते हैं अनुस्वर कहलाता है। यह 91वां नंबर का वर्ण है और ये अंतिम है विसर्ग। यह 52वां नंबर का वर्ण है। दोस्तों व्यापम में क्वेश्चन पूछा जाता है 91वां नंबर का वर्ण कौन सा है, तो ये अनुस्वर है, जो 91वां नंबर का वर्ण कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए।